हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज जो है हमारे मैथ की नवीं क्लास है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। क्या लिखा है? कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 16, 24, 40, 64 तथा 72 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इनका जो है लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम संख्या कहा है। न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या जब भी कहा है तो इसका लासा ले लेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 16, 24, 40 और 64। ठीक है, तो अगर कभी हमारे पास ऐसा आ जाए लिखा हुआ तो इसका लासा लेना है जब भी हमसे न्यूनतम कहेगा। ठीक है, देखिए, तो इनका हम ले लेंगे लासा। क्या ले रहे हैं? लासा। तो ये सब हमें लग रहा है 8 से कट रहे हैं। वैसे तो हमेशा अभाज्य संख्या से काटते हैं, चूंकि यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है, अब ये 8 से डिवाइजेबल है सभी। ठीक है, तो 8 से काटिएगा। काटो, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 पंजे 40, अट्ठे अट्ठे 64। एक बार 2 से और काटिए, 2 एकम 3, 5, 2 चौक 8। ठीक है, अरे 72 एक छूट गई भाई संख्या। तो यहाँ पे 8 नेम 72। ठीक है, अब यहाँ से फिलहाल तो ये 9 कटेगी नहीं। अब 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 5, 4 ऐसा ही, 3 तियाँ 9। अब कोई संख्या जो है किसी से नहीं कट रही है। ठीक है, तो कोई संख्या जब किसी से नहीं कट रही होती है तो फिर हम उसका लासा लिख रहे हैं। कैसे? 4 से 2 से डिवाइजेबल, लेकिन 2 से कोई और संख्या नहीं कट रही है। तो अब यहाँ से इसका जो लासा है वो क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ से 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, तियाँ 180, 180 दूनी हो गए कितने? 360। और 360 की गुणा कर लो 8 से, 0 हो गया। अट्ठे 8 छंग 48, और 8 तियाँ 24, और 4 कितने हो गए? 28। ठीक है, लेकिन ये शर्त थी कि शेष भी एक बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? तो इसलिए जो है संख्या हमारी हो जाएगी, जो भी लासा आया है 2880, इसी में एक और जोड़ दीजिए, तो यानी कि कितना हो गया? 2881। अर्थात हमारा जो आंसर है वो आपका आ गया कितना? 2881। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे सवाल देखिएगा। कह रहा है एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 18,000 रुपये है। कितना है? और कह रहा है जबकि 7 तकनीशियन हैं, उनका औसत वेतन 24,000 है। शेष अन्य जो कर्मचारी रह जाते हैं उनका औसत वेतन ऐसा है। देखिए, जब भी यहाँ से ऐसा कोई सवाल आए जिसमें दो लोग दिए हों और उनके मध्य का कुछ भी दिया हो, तो ये एलिगेशन सिस्टम कहलाता है, एक मिश्रण सिस्टम है। ठीक है, उससे हमेशा होता है, यानी कि इस टाइप वाले से। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट को रखते हैं, यहाँ पे सेकंड को रखते हैं, यहाँ पे इन दोनों के मध्यमान को रखते हैं, यहाँ पे इनका अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को हम सॉल्व करना है। देखिए कैसे। कह रहा है कि सभी कर्मचारी, यानी कि चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे लेबर हो, सभी का जो औसत वेतन निकाला है वो आया है 18। कितना आया है? 18,000। ये सभी का है तो बीच में रहेगा। ये टोटल का जो है हमेशा कहाँ पे रहता है? बीच में। अब यहाँ पे तकनीशियन, यानी कि कुछ तकनीशियन हैं, तकनीशियन, और कुछ क्या हैं? अन्य हैं। तो अन्य का देखिए, अब यहाँ पे ये अनुपात हमें निकालना है। तो जो तकनीशियन है इनका वेतन है 24,000 रुपये, और जो अन्य हैं इनका औसत वेतन है 12,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें और यहाँ से इन्हें घटा लेते हैं। देखो, 24 से 18 जाएंगे, 6,000 बचेंगे, और यहाँ 12 18 इनका भी अंतर कितना है? 6,000 है। तो भाई 6,000, तो यहाँ 6,000 एकम 6,000 एकम, यानी कि इनका जो अनुपात आ गया है वो कितना आ गया? 1:1। कह रहा है 7 तकनीशियन हैं। तकनीशियन कितने हैं? 7। तो 7 तकनीशियन है, तकनीशियन हमारे पास है 1। तो अब पूछ रहा है कि फैक्ट्री में कुल कर्मचारी। भाई कर्मचारी तो तकनीशियन भी होते हैं, तो कुल कर्मचारी का मतलब है दोनों का जोड़। 7 दूने 14, यानी कि टोटल कर्मचारी फैक्ट्री में 14 हैं। कितने हैं? 14। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगले सवाल में हमसे कह रहा है
कि चावलों के मूल्य में 25% कमी हो जाने पे 1200 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक मिलते हैं, चावलों का पुराना मूल्य। इसमें दो टाइप के सवाल पूछता है, या तो हमसे नया मूल्य पूछेगा या पुराना मूल्य पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एक होता है आपका नया मूल्य और एक होता है पुराना मूल्य। ठीक है, एक होता है पुराना। तो नया मूल्य और पुराना मूल्य में क्या क्या है? नया मूल्य होता है आपका जो भी कीमत दे रखी हो, कीमत गुणा दर में जो भी कमी वृद्धि कुछ भी हो वो है, मात्रा और गुणा में लगा देते हैं 100, ये हमारा आता है नया मूल्य। एक होता है पुराना मूल्य, इसका होता है हमारा कीमत गुणा में दर और बटे में मात्रा और गुणा में 100 और प्लस माइनस दर। अगर प्लस कब करना है? जब बढ़ी हो, और माइनस तब करना है जब घटी हो। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हमारा लग जाएगा। हमसे कह रहा है चावलों का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पुराना मूल्य हमें निकालना है। देखो भाई, पुराना मूल्य कह क्या रहा है कि 25% कमी हो जाने पे 1200 रुपया, यानी उसके पास रुपया कितने थे, कीमत कितनी थी 1200। वृद्धि कमी कितनी हुई है? दर हमारे पास है 25, मात्रा में हेर फेर हुआ है 10 किलोग्राम का, कितने का? 10, तो हमने यहाँ पे मात्रा लिख ली। गुणा में हमसे कह रहा है पुराना, तो देखो पुराने में हमने आपको लिखाया है कि 100 प्लस माइनस दर, अर्थात अगर दर बढ़ी है तो 100 में जोड़नी है, अगर दर घटी है तो 100 से घटानी है। यहाँ हुई है कमी तो 100 से घटानी है, तो 100 में से अगर हम 75 घटा दें, 100 माइनस 75 करें, वो 25 करेंगे सॉरी, तो कितना बचेगा आपका? 75। तो यही आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा, कितना बचा हमारा? 75। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ का है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो काट लीजिएगा, 25 तियां 75, 0 से 0, 3 चौके 12, अर्थात चावलों का जो पुराना मूल्य था वो 40 रुपया प्रति किलोग्राम था। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? हल, यानी कि आंसर आपका आ गया कौन सा? बी, वो डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है किसी परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के शेष लड़कियां हैं। ठीक है, जरा देखिए भाई, हम मान लेते हैं जब भी परसेंटेज की बात होती है कि टोटल कितने हैं? 100, इनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं? लड़कियां हैं। यहाँ पे ये हमने इस साइड में लड़के रखे हैं और इस साइड क्या रखी हैं? लड़कियां। ठीक है, तो यानी कि कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं? लड़कियां। कह रहा है 60% तो लड़के हैं, 100 में से 60 क्या हैं? लड़के, तो लड़कियां कितनी बची? 40। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 58 था। सभी का मतलब है 100 में से 58 बच्चे क्या हुए थे? पास हुए थे। कितने पास हुए थे? और कह रहा है कि यहाँ से देखो लड़कों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 45 था। जो 60 लड़के थे उनमें से 45% लड़के क्या हुए थे? पास हुए थे। तो यहाँ पे गुणा में कितने? 45। पहले हम ये पता कर लेंगे कि लड़के कितने पास हुए, तो यहाँ से काट दो भाई, 20 तियां 60 और 20 पंजे 100, 5 नेम 45, 9 तियां 27, अर्थात लड़के कितने पास हुए थे? 27। अब लड़कियां पता नहीं कितनी पास हुई हैं, इन्हीं का परसेंटेज पता करना है। टोटल बच्चे पास हुए थे 58, जिनमें से लड़के कितने थे? 27। तो लड़कियां कितनी पास हुई होंगी वो घटा लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 और यहाँ पे बचा 3, अर्थात 31 लड़कियां क्या हुई थी? पास हुई थी। कितनी लड़कियां पास हुई? कितने में से? 40 में से। तो लड़कियों का ही प्रतिशत पूछ रहा है कि लड़कियां कितने प्रतिशत पास हुई, लड़कियां पास हुई कै परसेंट, ये हमें बताना था। तो लड़कियां पास हुई कितनी? 31, कितने में से? 40 में से, और इनका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 एकम 5 पांतियाँ 15 बटे 2, यानी कि निकाल लो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 के बाद पॉइंट, यानी लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 77.5% रहा। कितना रहा है? ठीक है, आशा है समझ गए होंगे इस सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, अर्थात मान लो कि वस्तु 100 रुपए की थी और उस पे इन लोगों ने 120 रुपया छाप दिए। कितने छापे थे?
120। कह रहा है कुछ छूट दे के 8% लाभ। अब भाई 8% लाभ कब होगा? जब 100 की चीज 108 रुपए में बेच दी जाए, है ना। यानी कि इन्होंने 108 रुपए में वस्तु बेच दी थी। कितनी बेच दी थी? तो अब 120 रुपया अंकित मूल्य थे, इतने में बेची, तो छूट कितने की दी? 12 रुपए की। यानी कितने की छूट दी इन्होंने? 12 रुपए की। अब यहां से हमें निकालना है प्रतिशत छूट। क्या निकालनी है? प्रतिशत। देखो भाई, तो जो छूट होती है, आप कोई पुस्तक खरीदने जाते हो तो भाई उसके एमआरपी पे मिलती है। किस पे मिलती है? एमआरपी इसका 120 है। अब यहाँ पे 12%, 12 रुपए की छूट मिली है, तो छूट की दर निकालनी है। तो दर किसी की भी निकालनी हो, जिस चीज की दर निकालनी होती है वही चीज लिख लेते हैं, गुणा में कितना? 100। ठीक है। तो अभी हमें छूट मिली है 12 की, गुणा में कितना? 100। और इस वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना था? 120। 0 से 0, 12 से 12, अर्थात उस वस्तु पे उन्हें कितनी छूट मिली है? 10% की छूट मिली है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है कि दो समान धनराशियां, कितनी? दो समान धनराशियां साधारण ब्याज पर 5% और 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 6 और 8% पर दी गई। यानी कि पहली एक राशि है, कोई एक राशि है, दोनों बराबर हैं, ए है, और एक दूसरी भी क्या है? ए ही राशि है। ठीक है, ये मान लो ए राशि है। या 100 रुपए मान सकते हैं। कितने मान सकते हैं? 100। तो जरा देखिए, चाहे 100 रुपया मान लो भाई, हमने दोनों राशियां, एक पहली भी 100 रुपया है, दूसरी भी 100 रुपया है। पहली 5 वर्ष के लिए 6% की दर पे दी गई है। कितने परसेंट पे? 6% पे। और दूसरी 7 वर्ष के लिए 8% पर दी गई है। कह रहा है कि अवधि के अंत में उनके साधारण ब्याजों का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याजों का क्या अनुपात होगा वो हमसे पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? साधारण ब्याज का। ठीक है, तो जरा देखिए, ब्याज भाई 100 रुपया पे 6 वर्ष में 5 वर्ष में 6% की दर से 6 पंजे कितने रुपया ब्याज हो गया? 30। आगे देखिए, ये 7 अट्ठे 56 रुपया ब्याज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इसका ब्याज हुआ 30 रुपया और इसका ब्याज हुआ कितना? 56। और हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याजों में अंतर। किसमें पूछ रहा है? तो भाई यहाँ से 2 से कट जाएंगे, तो काट दो। 15 दूनी 30, 28 दूनी 56, अर्थात इनके ब्याजों में अंतर हो गया कितना? 15:28। ठीक है, तो यही हमारा सवाल का हल हो गया, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए। कितनी कमी कर दी जाए? 10। अब कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर पाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें है सिर्फ किससे? आर स्क्वायर से। किससे मतलब है? आर स्क्वायर से। तो कह रहा है कि आर स्क्वायर में 10% कमी की है। यानी अगर पहले त्रिज्या 100 थी, अब कितनी रह गई? 90। और इसका होल स्क्वायर है वो चलने दो, 0 से 0। 9 ने 81 बटे कितना? 10 दाई 100। अब यहाँ देखो, जो चीज 100 है वो 81 रह जाती है, अर्थात कितने परसेंट कमी हुई होगी? 19% क्या हुई? उसके क्षेत्रफल में कमी हो गई। ठीक है, ये क्षेत्रफल में हमारा सूत्र था, तो क्षेत्रफल में ही कमी पूछ रहा था, तो आपकी कितने परसेंट आई है? 19%। यही हमारे सवाल का क्या हो गया? हल। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कह रहा है कि ये हल। अब देखो भाई, अगर ऐसा कभी सवाल आए, तो बहुत से सवाल ऐसे आते हैं सूत्र पे आधारित होते हैं, बहुत से ऐसे ही लिखे होते हैं। तो इस सवाल में हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है। देखो जरा, ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, कोई सा सूत्र भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ से सीधे इनकी गुणा करिएगा। 16 पंजे 80, अर्थात एक के बाद पॉइंट। 14 दूनी 28, अर्थात 2.8, और बटे में 1.3 चल रहा है, उसे चलने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटाओ। 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। और 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। और बटे में 1 पॉइंट कितना? 3। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक के बाद ही है। तो 13 चौकू 52, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया आपका? 4। ठीक है, यही हमारे सवाल का हल हो गया। तो आपका आंसर है 4.0, या 4 लिख लो खाली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है इसका मान कितना होगा। जरा देखिए, ये भी 2 बार लिखा है, ये 2ab और ये b स्क्वायर लिखा है, 2 बार लिखा है। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर।
अर्थात ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a की जगह पे हमारे पास है 1.7 और b की जगह पे है 1.3। कितना है? 1.3, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ना ही है, चूंकि चिन्ह प्लस का लगा हुआ है। 7 3 10, एक और एक दो, एक हासिल का 3 हो गया, और इसका होल स्क्वायर। अब अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया है? 9 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए, कह रहा है 55 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:4 है। भाई देखिए यहाँ पे ये हमारा दिया है दूध और ये दिया है पानी। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना है? 4 है, और टोटल जो मिश्रण है वो 55 लीटर है। कितना लिया है? 55 लीटर, यानी कि 7 4 11, 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35, इन्हीं से भाई गुणा कर लेंगे तो इनकी मात्रा निकल जाएगी, और 5 चौक 20। अर्थात ये कह रहा है कि जो 55 लीटर मिश्रण था उसमें 35 लीटर क्या था? दूध, और 20 लीटर क्या था? पानी था। क्या था? पानी। कह रहा है 10 लीटर पानी और मिला दो। कतई आमा जोर कर दो उसे, है ना, क्या क्या जरूरत है उसमें दूध रखने की? तो भाई वैसे ही इतना लीटर पानी है, 35 में 20, 10 और मिला देगा। तो देखिए भैया, कह रहा है 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो भैया मिला लो, जब नहीं मान रहा है तो। है, अब दूध में तो कुछ किया नहीं, अगर दूध में भी कुछ मिलाता तो इसी में मिला देते, या कुछ कमी करता, है ना, जो भी करता वो यहीं पे कर लेते। फिलहाल दूध तो आपका 35 ही रहा, और पानी हो गया कितना? 30। कह रहा है तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? काट लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, अर्थात क्या अनुपात हो गया होगा? 7 अनुपात कितना? 6। आंसर आपका कौन सा है? ठीक, तो समझ गए। तो कभी भी ऐसा आए जैसे पहले मिश्रण दिया हो फिर अनुपात, तो पहले उनकी हम मात्राएं निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फिर जो भी कमी बढ़ी करेगा वो उसमें कर दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जब भी ऐसी हमने आपको भिन्नों को हल करना, पिछले जितने भी क्वेश्चंस कभी आया है तो उसमें हमने आपको बताया कि जो भी आपकी भिन्न दे रखी हो, 12 बटे कितना है? 19, 11 बटे 13, और 7 बटे 11 गुणा 13 बटे कितने हैं? 17। ठीक है, तो इनमें 2 जीरो आप बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि आपको कतई तुलना करने में कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, हम सभी में चाहे 1000 बढ़ा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखिए 19 कितने? 19 पंजे 95, 19 छक्का होते हैं, 19 छक्का 114, और 19 तियाँ 57, यानी इसका आ गया 63। 13 से काट लो, 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, 8 लग जाएंगे, और यहाँ पे 104 6 बचे, 13 चौकू 52, यहाँ से काट लो, 11 छक 66, यानी 4 बचे हैं, 11 तियाँ 33। ठीक है, अब यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि 17 सत्ते 119 होते हैं, तो इतने ही बार लग जाएंगे। 17 सत्ते 119, अभी हासिल हमारे पास बचे हैं कितने? 11। ठीक है, तो 11 बचे हैं, 17 छक्का 102। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखिए ये वाली तो सबसे बड़ी आई हैं, अभी इनमें इनमें फिर से मामला गड़बड़ बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी शेष है, यहाँ ये दोनों बराबर बैठ रही हैं, तो इन्हें 1 पॉइंट और बढ़ाते हैं। देखिए 17 यहाँ पे बचे थे, 17 छक्का वो सॉरी 19 है, 19 अच्छा 19 से भाग करना था, तो 19 छक्का कितने हो गए? 114, 6 बचे थे यहाँ पे, 60 हो गए। 19 तियाँ 57, यानी कि हमारे पास बचे कितने? 3, यानी 0 कर सकते हैं। 19 एकम 19, बस मैक्सिमम एक बार लगा सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिएगा, हमने किया 11 छक 66, यानी कि यहाँ पे बचे थे 4, 40 हो गए, 11 तियाँ 33, 7 बचे, 0 लगाएंगे 70, 11 छक 66। ठीक है, तो 1 पॉइंट और बढ़ाना पड़ा। अब यहाँ से देखो ये 63.1 है, ये 63 पॉइंट कितना है? 6 है। अब इनमें से कौन सी बड़ी होगी? ये वाली तो बड़ी है, तो ये भी, ये बड़ी है, ये बड़ी है, नहीं होगा, ये भी बड़ी है, तो सबसे छोटी यही हो गई। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या आई हमारी वो कितनी आई है? सबसे छोटी आई है 12 बटे कितना? 19। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? हल हो गया। तो यानी कि आंसर आ गया आपका पहला ही। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 60 तक की सभी विषम संख्याएं। देखो भाई, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने 10, ये हमारी कोई प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो बाकी किसी से भी डिवाइजेबल होंगी लेकिन 2 से नहीं कटेंगी, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हमने 10 तक गिनती लिखी है तो 1 2 3 4 5 आई हैं, 10 तक लिखने पे 5 आएंगी, 20 तक लिखने पे 10 आएंगी। यानी जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं उनसे आधी विषम होती हैं और आधी सम होती हैं। तो हमसे कह रहा है 60 तक की, तो 60 तक में जो विषम संख्याएं आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, आप लोग समझ गए होंगे। विषम संख्याएं होंगी कितनी, 30। कितनी होंगी, अब इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो इनका होता है जितनी संख्याएं उनका उतना ही गुणा, यानी कि n स्क्वायर, अर्थात 30 गुणा 30, ठीक है। चाहे आप n गुणा n लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है इससे। तो यानी 3 3 9 और 2 जीरो, अर्थात इनका योग कितना हो जाएगा, कितना, 900 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक तालाब के किनारे कुछ शेर हैं और कुछ हंस हैं। तो ये पैर सिर पैर वाला मामला है। देखो, हंसों के 2 पैर 1 सिर होता है और शेर के 4 पैर 1 सिर होता है, ठीक है। तो कुछ जानवर यहाँ पे जब भी लेता है तो कुछ लेता है 4 पैर वाले, कुछ लेता है 2 पैर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या कितनी है, सिर कितने हैं, सिर और पैर लिखे ले रहे हैं, कहाँ ज्यादा लिखेंगे, देखिए सिर और पैर। सिर दिए हैं, कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 30 और पैरों की संख्या कितनी है, 84 है। कितनी है, तो भाई सबके 2 पैर तो थे ही थे, तो इसका डबल घटा दीजिए पहले से। तो 30 दूनी 60, ठीक है। यहाँ से कितना बचा हमारा, 4, और यहाँ से बचे 2। अब जो 2 पैर बचे हैं वो एक शेर के बचे हैं। भाई 2 तो हमने सभी के घटा दिए, तो जो 2 बचे हैं शेर, 2 पैर जो बचे हैं वो एक शेर के बचे हैं। तो हम इन्हें 2 से भाग कर देंगे, 12 दूनी 24, अर्थात ये हमेशा 4 पैर वाला निकल के आएगा। कौन सा, 4 पैर वाला। और यहाँ पे 4 पैर वाला कौन था, शेर। यानी कि शेर कितने थे, 12 शेर थे। कितने शेर थे। अब हमसे पूछा है कि शेरों की संख्या कितनी होगी, तो भाई शेरों की संख्या आ गई हमारी कितनी, 12। अगर हमसे यहाँ हंसों की संख्या पूछी होती तो इनको हम 12 से घटा देते, अर्थात कितने बचते, ये हमारे जो 2 पैर वाले हैं वो बचेंगे, अर्थात हंस अगर पूछता तो 18 हो जाते, ठीक है। तो आंसर आपका डी होता। फिलहाल तो हमसे शेर पूछे हैं तो आपका आंसर कौन सा आ गया है, बी। अगला है, ये वैल्यू जब भी ऐसा कभी आएगा तो देखो 2 बटे कितना, 5। तो चाहे तो हम दोनों में 2 से गुणा करें या दोनों में 5 से गुणा करें, दोनों का वर्ग 1 का वर्ग बनेगा और 1 का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे में हमेशा हम जो हर होता है, हर को ही वर्ग बनाना है। किसे बनाना है, हर को पूर्ण वर्ग बनाना है। हर को क्या बना लेंगे, वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग लिखिएगा। हर को ही पूर्ण वर्ग बनाएं। किसे बनाएंगे, हर को, यानी हर में ही हर से गुणा कर लेंगे। यहाँ 5 से, यहाँ भी गुणा कितने से, 5 से। तो ये अब हमारा क्या आया, 5 दूनी 10 और बटे 5 25। देखो √10 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3.162 और 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो ये हमें पता है, ठीक है। तो अब लगाओ इनकी भाग कर लो, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 दूने 10। अगर और चाहता तो वैसे तो यहीं पे आंसर हमारा दे रखा है, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 0.332, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये हमारा है जो है, इसमें निकालना है हमें गुणन, वो इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो समझिएगा जरा। देखो इकाई का अंक क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या की 4 बार गुणा करते हैं फिर वो स्थायी हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि यहीं से लिया गया है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के सामने ऐसा कर दिया, 4 लोगों के सामने वैसा कर दिया, नहीं। तो यानी कि 4 लोगों में अगर कोई बात रख दोगे वो फिक्स हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही इसीलिए यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लो आप 1 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 करें तो 1 का तो 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हो गया, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 का 1, 4 चौक 16 चौकू 64 चौका 256, और यहाँ 25 का तो 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 सत्ते 49, 9 ने 81, 8 8 64 8 512,
और यानी कि अट्ठे अट्ठे 64, 4 चौक 16 के 6, 9 नेम 1 आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं सिर्फ 5 को छोड़कर, ठीक है, उन सभी का इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो भी सम संख्याएं हैं उनका सबका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये तभी आ रहा है जब हमने इन्हें 4 भाग में रखा है। कितनी इनके पावर है इन पे, 4, ठीक है। तो ऐसा ही हम इनको सबको 4 से भाग कर देते हैं और 4 से भाग करने के बाद इन्हें छोड़ देंगे। जितनी भी पावर बचेगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे कहीं लिखा है 3 की पावर हमारी कितनी, 13 लिखी है, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 4 तियां 12, यानी कि जैसे ही हमने 4 से 13 को भाग किया, 4 तियां 12। अब जो पावर शेष रह जाए वही लिखनी है, बाकी तो 4 लोग क्या कहेंगे में चली जाएगी, ठीक है। तो पावर यहाँ पे जो भी शेष बचे बस वही लिखना है, वही से आपका क्या निकलेगा, इकाई का अंक निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका उद्देश्य होना चाहिए। बाकी संख्या कितनी बड़ी लिखी है कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इकाई का अंक पूछा है तो हम पहली ही संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है कितना, 3, और यहाँ पे पावर है 15 गुणा 7 की पावर 22 गुणा 9 की पावर 47 गुणा 8 की पावर कितनी, 48, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो, हमने कहा कि जो भी पावर दे रखी हो उसे 4 से भाग करेंगे तो जो शेष रह जाएगी सिर्फ वही पावर आपको लिखनी है। तो इसे अगर हम 4 से भाग करें, 4 तियां 12, यानी पहले तो 3 लिख लो, 4 तियां 12। अभी हमारे पास 15 में से 12 घट जाएंगे, बचेगी 3 पावर, कितनी बचेगी। ऐसे ही यहाँ पे 7, 4 पंजे 20, 2 पावर बची 9, तो यहाँ पे 44, 11 चौक 44, यानी पावर बची 3। और यहाँ पे 8 की पावर कितनी हो गई आपकी, 48, 12 चौक 48, कुछ नहीं बचती है। अगर किसी की वैल्यू 0 भी होती है तो कितना आता, 1 आता है, तो उसे हटा दीजिए। या फिर हम पूरा पूरा कट जाए तो 6 लगा देंगे, कितना लगा देंगे, 6, बात खत्म। जब भी पूरा पूरा कटेगा तो सम का 6 और विषम का कितना, 1, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। 3 की पावर 3, 3 तियां 9 तियां 27, 27 का 7 और 7 सत्ते 49, 9 नेम 81, 9 एकम 9, और यहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इनकी गुणा करो, 7 नेम 63 और 3 से 9 की करो, 3 नेम 27, 7 छंग 42, अर्थात हमें इकाई का जो अंक प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है, 2 है। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। तो अब ये हमें सवाल आप लोग जो है करके दिखाएंगे कि इकाई का अंक इसका कितना होगा। यहाँ पे लिखा है हमारा 4 की पावर 19 गुणा, यहाँ पे लिख लो 13 की पावर 23 गुणा 18 की पावर यहाँ पे लिख लीजिए 25 में इकाई का अंक बताना है आपको, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ से लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंगल शब्द था। आगे देखिए, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, ये हमारा सरलीकरण से संबंधित सवाल है, तो इसमें क्या है, सभी अंडर रूट में है। जैसे यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोबारा से। तो यहाँ पे लिखा है 36, अंडर रूट 36 की वैल्यू 6, 36 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 6 का, ठीक है। 6 का अगर वर्ग करेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पे 100 किसका वर्ग है, 10 का, और यहाँ पे 16 ठीक ठाक लिखे हैं। ऐसी 25 है, 225 है, ये 15 15 225, अट्ठे अट्ठे 64, प्लस में 1 चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए 8 दूने 16, 6 ढाई 60 हो गए, 15 दूनी 30 प्लस 1, इन्हें घटाया हमने, कितना बचा 30, भाई 60 से 30 गए 30 बचा प्लस 1, अर्थात इसका आंसर हमारा कितना आ गया है, 31, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना मिला, 31। अगर कभी ऐसे सवाल आ जाएं तो इन्हीं तरह से सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है एक कार की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगरा के लिए सुबह 8 बजे रवाना होती है। कितने बजे रवाना हो रही है, 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। तो सुबह जब रवाना होती है तो AM लिखते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, और अगर या आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है, जो भी कहते हो फिलहाल। और अगर PM लिखते हैं तो पास्ट मॉर्निंग, अर्थात दोपहर के बाद का समय होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे ये AM पे हमारी चली है। आगे कह रहा है
कि 40 की चाल है उसकी और कह रहा है 180 किलोमीटर दूर है, तो कितने समय पहुंचेगी। पहले तो हमें समय पता हो, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे क्या होता है, चाल। ठीक है, तो दूरी हमारे पास दे रखी है 180 किलोमीटर और चाल दे रखी है 40। कितनी दे रखी है, 40। तो यहाँ 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 9/2 का मतलब होता है 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे को ऐसे तो नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि टाइम जोड़ना है, तो लिखेंगे हम 4 घंटे 30 मिनट। भाई आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो अब ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, इसको उसमें जोड़ लीजिएगा। कितने में जोड़ दें, 4 घंटे 30 मिनट, तो 8 और 4 12, 12 बज के कितना आ गया, 30। अब 12 बजे चूंकि एएम से पीएम हो जाता है, तो यानी टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो एएम का क्या हो जाएगा, पीएम। ठीक है, तो यानी कि 12:30 बजे दोपहर में पहुंच जाएगी। यानी आंसर हमारा कौन सा आ गया है, सी। कोई दिक्कत है ऐसे सवाल में, देखिए आगे। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा में सविता ने 72% अंक प्राप्त किए, यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक, देखो किसी परीक्षा का चाहे पूर्णांक हो कुछ भी हो, वो 100% होता है। कितना होता है, तो यानी कि जो कुल पूर्णांक दे रखा है 650, ये है 100% के बराबर। पूछ रहा है 72% हमसे पूछ रहा है, निकाल लीजिए यहाँ से 0, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 और 36 दूनी 72, तो इनकी भाई गुणा कर लो। 13 छक 78 हासिल 7, 13 तियाँ 39 और 7 कितने हो गए, 46। अर्थात उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 468। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, डी। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, परसेंटेज खाली निकालना था। बढ़िया सवाल है फिलहाल। तो नेक्स्ट सवाल में देखिए, अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो इसमें आपका सूत्र एक होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो सूत्र लगाओ, अगर सूत्र की कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट करना है, तो क्या करिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले सिंगल पावर है और यहाँ पे पावर कितनी कर दी है, 2, तो आप भी इसकी पावर कितनी कर देंगे, 2, और माइनस में 2ab वाला 2 हटा दीजिएगा, तो 11 11 121 माइनस 2, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया, 119। तो इसका आंसर आपका आ गया कितना, 119। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए। अच्छा, एक इसमें का सवाल भाई आप लोग बताएंगे कि अगर हमारे पास कहीं a-1/a बराबर 5 है, तब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा। ठीक है, अगर माइनस होता है तो जहाँ पे ये माइनस किया है वहाँ प्लस करना है, अपोजिट चिन्ह रखना है। ठीक है, तो जरा देखिए अगला सवाल देखें। अब कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। अच्छा, बाह्यता स्पर्श कैसे करेंगे, जरा देखो यहाँ पे। मान लो कि कोई 2 सर्किल हैं आपके पास, कितने सर्किल हैं, 2। एक तो ये सर्किल है और एक सर्किल और ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा है, ये हमसे कह रहा है कि बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। अभी ये सर्किल हमारे कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। कैसे, देखो अब ये टच कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इनकी एक की त्रिज्या है 3.5 और एक की त्रिज्या है 4.5। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। ये छोटा है, मान लो 3.5 है, और ये बड़ा है तो इसकी मान ले रहे हैं कितनी है, 4.5 है। अब ये कह रहा है कि यहाँ ए, इसका केंद्र ए है और इसका केंद्र क्या है, बी है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3.5, और ये कितनी है, तो इसलिए जो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी वो दोनों को जोड़ ली जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 5 10 4 3 7 और 1 8, अर्थात इसका आंसर हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कभी कभी यहाँ पे सवाल हमसे अंतः स्पर्श करवा देता या अंतः बने होते, जैसे कि मान लो एक आपका जो ये बना हुआ है, ये एक हमारे पास ये बना है वृत्त, और एक इसी में एक और वृत्त बना होता इस टाइप से। ठीक है, अगर हमारे पास ये डबल वृत्त बने होते, यानी अंतः वृत्त कहलाते हैं, और इनकी यही स्थिति होती, जैसे इसकी त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 4.5 और इस छोटे वाले की 3.5 होती, तो इनके जो यहाँ से ये वाली दूरी है ए बी, इनके बीच की दूरी निकालता ए बी, तो इनकी त्रिज्याओं का घटा लिया जाता। 4.5 से हम 3.5 घटा देते, अर्थात इनकी जो कितनी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाती, आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाती। कितनी हो जाती, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाता। तो चाहे हमसे बाह्यता स्पर्श कराए त्रिज्याएं जोड़ लेनी है, अंतः स्पर्श कर अंतः में बात करेगा तो इनकी घटा लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए,
कह रहा इस समय अशोक व प्रदीप की आयु, एक भाई अशोक हैं और एक कौन है, प्रदीप हैं, एक कौन है, प्रदीप। इनकी आयु में क्या अनुपात है आपका, 4 अनुपात कितना, 3। ठीक है। अब हमसे कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा। भाई है नहीं, वो 6 वर्ष बाद हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हो जाएगा। तो अभी है कितने का, जैसे आपसे कोई कह दे कि आप 6 साल बाद 26 साल के हो जाओगे, तो अभी कितने के हो, 20 के, है ना। यानी कि अपनी आयु में घटाना पड़ेगा। ये 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो यहाँ से देखिए 26 का है तो इसमें से 6 घटा दो, यानी कि वो इस समय कितने का है, 20 वर्ष का है। क्या है, उसकी अशोक की जो वर्तमान है, वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल है। कितनी है, तो यहाँ पे पहले 20 लिखिएगा। अशोक की है तो अशोक की यहाँ पे कितनी है, 4 है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि प्रदीप की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु पूछ रहा है, प्रदीप की। तो प्रदीप की आयु कितनी है, 3। तो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 5 तियां 15 वर्ष। कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है। तो यानी कि जो प्रदीप इस समय है वो कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। पूछ रहा है प्रदीप की वर्तमान आयु, तो इसकी कितनी आ गई है, 15 वर्ष। ठीक है। यही आपके सवाल का हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यापारी 17 बैग चावल के 1020 रुपए में बेचकर 51 रुपया की हानि उठाता। भाई देखो, हानि बहुत बेकार चीज है, चाहे किसी क्षेत्र में हो। तो भाई 1020 में बेचा तो उसे 51 रुपए की हानि हुई, तो खरीदा कितने में होगा। जैसे आप मान लो कोई चीज 10 रुपए की खरीद के लाए और वो 8 की बिक जाए, तो आपको हानि कै रुपया की हो रही है। तो अब ये वाली चीज हमें दे रखी है। कह क्या रहा है कि 8 रुपए की बेचता है तो 2 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 2 रुपए की हानि होती है। क्या होती है, हानि। ठीक है। तो उसने इसे खरीदा कितने में होगा, पहली मेन बात यहाँ पे है। तो भाई हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जो विक्रय मूल्य है और जो आपका हानि है वो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, उसने पहले 1020 में बेचा और 51 रुपया की हानि हुई, अर्थात उसने 1071 रुपए में इन बैगों को खरीदा था। तो कितने बैग थे, 17। तो 17 से भाग कर लीजिएगा। कह रहा है प्रति बैग चावल का लागत मूल्य, यही तो पूछ रहा है। तो कट दो भाई, 17 छक्का 102 और 17 तियां 51, अर्थात प्रति बैग कीमत कितनी थी, 63 रुपए प्रति बैग कीमत थी, प्रति बैग। यानी कि एक बैग का जो मूल्य था वो कै रुपया था, 63 रुपया था। समझ गए होंगे। तो हम पहले ही 1020 में बेचा, 51 की हानि है, दोनों को जोड़ लिया, इतने में खरीदा। इतने में 17 बैग खरीदे थे, 17 से भाग कर लेंगे, प्रत्येक बैग की कीमत निकल आएगी। ठीक है। तो इसमें कोई समस्या अब नहीं है। अगले सवाल में देखते हैं, निम्न में से 4 अंकों की महत्वपूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 अंकों की महत्वपूर्ण वर्ग संख्या है। पहली बात तो 99 का वर्ग कर लीजिएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 9999 कर लो, उनका वर्ग निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो आप पहले हम एक होती है भाग विधि, यहाँ पे 9 लिखिएगा और इनका आप वर्गमूल्य 1 2 9 नेम 81। ठीक है। यहाँ पे 9 ये हो गए, 9 कितने हो गए, ये 18। यानी 4 अंकों की बड़ी से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अगर 5 अंकों की कहता तो 5 बार 9 लिखते, 6 अंकों की कहता 6 बार 9 लिखते। ठीक है। जो भी ऐसा कहता उसकी हम उतनी ही बार 9 से लिख लेते। अब यहाँ पे हम इसे भाग विधि से हल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले पेयर बना लेते हैं दो संख्याओं के। इधर से जरूर 2 का बनाएंगे, भले ही इधर एक संख्या आपकी बच जाए। ठीक है। तो 9 नेम 81 हो गए, यानी कि, और ये 9 9 18, इनकी गुणा हो गई। यहाँ घटाओ भाई, कितना बचा, 8, और यहाँ पे 1। फिर भाग में हम लोग 1 अंक उतारते हैं, और जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों अंक उतारते हैं। अब यहाँ से 1 हम यहाँ से घटा देंगे, तो 9 बार चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे, 9 करिएगा। 9 से भाई यहाँ पे 9 नेम 81, हासिल गए 8, और 9 अट्ठे 72 और 8 80, हासिल कितना गया, फिर 8 गए, 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए, 17। ठीक है। अब जो चीज़ फालतू है उसे घटा दीजिए। यहाँ से 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, और यहाँ पे तो आपके 9 बचे, और यहाँ 8 में से 7 गए, कितने। यानी कि अगर 198 ना होते तो ये भी संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। इसलिए जो है रिक्वायर्ड नंबर, अर्थात जो हमसे पूछी गई है रिक्वायर्ड नंबर, क्या हो गया आपका। वैसे तो 9999 थी,
उसमें से 198 आप घटा दीजिए, 1 बचा 0, 8 और कितना 9, अर्थात हमारी जो आंसर आया है वो कितना आया है 9801, यानी ऑप्शन आपका कौन सा आ गया है ये। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए तो आप इसी टाइप से निकालिएगा। ये इसलिए बताया है कि कल को 6 अंकों की पूछ ले, 7 अंकों की पूछ ले तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे तो इसका आपकी 2 अंकों का वर्ग होता है, 4 अंकीय होता है, जैसे कि तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 99 का स्क्वायर कर लेते। ठीक है, एक 9 नेम 81 हासिल गए 8, 9 नेम 81 दूनी 162 और 8 170 हासिल गए 17, और 9 नेम 81 और 17 जोड़ लो, ये 7 और 1 8 हो गए, 9 हो गए, यानी कि तो डायरेक्ट आपकी संख्या ये आ जाती। ठीक है, तो फिलहाल तो चाहे आप डायरेक्ट विधि से निकालिएगा, ये इसलिए बता दिया है, कल को अगर हमसे कोई और अंकीय संख्या पूछता तो निकालने में समस्या नहीं होती। ठीक है, अगला सवाल देखें। कह रहा है कमल तथा रमन किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। एक भाई कमल है और एक कौन है, रमन है। तो दोनों जो हैं, एक कार्य कर रहा है 10 दिन में, एक कार्य कर रहा है 15 दिन में, इनका लासा हो गया कितना 30, यानी टोटल कार्य आ गया आपका 30। तो 10 तियाँ 30, 15 दूने 30, दोनों अगर मिलके काम करें, भाई देखिए ये रोज 3 काम कर रहा है और ये कितने काम कर रहा है 2, काम कितने हैं आपके पास 30 हैं, अगर दोनों मिलके काम करें तो काम हो रहे हैं कितने 5। ठीक है, कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया 2 दिन बाद, अर्थात इन लोगों ने मिलके 2 ही दिन काम किया, तो एक दिन में 5 हो रहे हैं, तो 5 दूने 10, यानी 2 दिन में कितने काम हो गए 10, काम अभी भी कितने हैं 20 हैं। कह रहा है कमल ने कार्य छोड़ दिया, किसने काम छोड़ दिया, शेष काम रमन, रमन रोज करता है 2, काम कितने हैं 20, तो 20 काम है रोज 2 करता है, तो 2 ढाई 10, अर्थात इसे शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन और लग जाएंगे, 10 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसी टाइप से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 व 27 का मध्यानुपाती। भाई देखो ये किसका सूत्र होता है, ए व बी का मध्यानुपाती अगर कभी हमसे पूछ ले कि मध्यानुपाती कितना होगा, तो इसे अंडर रूट में ए गुणा बी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एक तृतीय अनुपाती भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ ले कि तृतीय अनुपात कितना होगा, तो भाई ए और बी ही होंगे, उसमें ए व बी 2 ही होंगे, तो जो लास्ट वाला है इसे 2 बार लिखते हैं, बी गुणा बी बटे कितना ए। ठीक है, तो अब अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो हमसे पूछा है 12 व 27 का मध्यानुपाती, तो हम आप लिखेंगे 12 गुणा कितने 27। ठीक है, इनके ऐसे फैक्टर करो कि वर्ग संख्या हमारी बाहर आ जाए, जैसे 12 में 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12 बहुत होते हैं, लेकिन हमारा 4 तियाँ अगर हम 12 कर दें तो यहाँ पे 4 तियाँ 12 और 3 नेम 27। देखो ये इसलिए ऐसे किए हैं, 4 2 का वर्ग है और 9 कितने का होता है 3 का है, ये अपने आप में पेयर बन जाएगा, तो 4 2 का हो गया, इसका पेयर बन गया, और ये भी 3 का है, तो 3 तियाँ 9 दूने 18, अर्थात इसका जो मध्यानुपाती है वो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया। तो ये 25 सवाल हमारे काय के थे गणित के, आगे 5 सवाल हमारे रीजनिंग के हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता। अब देखो यहाँ से अगर आप रिलेशन सीधे सीधे निकालते चलते हैं तो बहुत सरल होता है, लिख के निकालोगे तो थोड़ी समस्या रहेगी। क्या कह रहा है, लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा है कि यह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता का मतलब बाबा हो गए, चाचा के या पापा के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं बाबा, किसके लड़की के, किसके लड़की के, लड़की के चाचा के पिता, यानी कि इसके क्या हो गए बाबा, क्या हो गए बाबा या दादा कहते हैं, बाबा या दादा। ठीक है, की बेटी, यानी दादा की इनकी जो बेटी होगी वो इस लड़की की कौन लगती होगी, भाई जैसे आपके जो चाचा या पापा की बहन है वो आपकी कौन लगती है बुआ, तो यानी कि ये हो गई इसकी लड़की की कौन हो गई बुआ, की बेटी का बेटा है, इनका भी क्या है बेटा है, इनका भी क्या है बेटा। अब भाई बुआ का बेटा क्या होता है भाई, क्या होता है
फुफेरा भाई, क्या होता है? फुफेरा भाई, सही है। तो यानी कि यही हमारा आंसर आ गया। तो कह रहा है उस लड़के का लड़की से क्या संबंध है? उस लड़के का लड़की से, तो वो लड़का लड़की का कौन लग रहा है? भाई। कौन है? भाई है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, रामू अपने घर से विद्यालय के लिए जाता है। वह पहले 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा। तो भाई इसमें देखो, जैसे कि ये हमारे पास दिशाएं होती हैं, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये उत्तर, और ये क्या होता है? दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण। जब भी चलना प्रारंभ करेगा तो बिल्कुल मिड पॉइंट से करेंगे। कह रहा है कि पहले 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। किधर चला है? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर वो 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर, अब ऐसे चल रहा है तो बायां आपका उल्टे हाथ पे को कहते हैं। तो भाई 3 किलोमीटर चला। अब इधर के लिए मुड़ा उल्टे हाथ पे, और कितना चला है? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब भाई ऐसे चल रहे हैं तो दायां सीधे हाथ पे है, और कह रहा है दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब ऐसे करके यहाँ से फिर कितना गया है? 3 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर विद्यालय पहुंचा। अब ऐसे चल रहे हैं तो दायां फिर से इधर आ गया आपका, कितना आ गया है? 3, अर्थात अब विद्यालय यहाँ पर है। तो कह रहा है अपने विद्यालय पहुंचता है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, ये वाली दूरी जितनी होगी उतनी ही ये होगी। ये भी कितनी है? 3। अब ये वाली टोटल दूरी आपको बतानी है। तो ये वाली दूरी थी 3 और ये वाली दूरी है 2, अर्थात टोटल जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, कह रहा है किसी कूट भाषा में एस और डब्लू टी एक्स से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है एच एल किससे संबंधित होगा। ठीक है, ऐसा हमसे सवाल में कहा गया है। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए हमारा, तो इनकी हम क्या कर देते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस कितने नंबर पे होता है? एस होता है 19 पे। कितने पे? और यहाँ पे डब्लू कितने पे है? 23 पे। टी कितने पे होता है? 20 पे। एक्स कितने पे होता है? 24 पे। ठीक है, अब जरा देखिए, 19 से हो गए 20 और 23 से हो गए 24, यानी कि यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यानी कि अगला अंक हमसे लिखा है। एच कितने पे होता है? एच होता है हमारा 8 पे, और एल कितने पे होता है? आपका 12 पे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी ये वही करना है जो इसमें किया था, इसमें भी +1, इसमें भी +1। ठीक है, तो यानी कि अगर 8 में 1 करेंगे 9 हो जाएगा, 12 में 1 करेंगे 13। 9 पे आता है हमारा आई और 13 पे आता है एम। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा कौन सा? आई एम। ठीक है, ये हमारे सवाल का सलूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है संबंधित शब्द को चुनिएगा। संबंधित शब्द, अब जरा देखो, नारियल का क्या है? खोल। भाई नारियल के ऊपर जो चढ़ा होता है उसे खोल कहते हैं। अब पत्र के ऊपर क्या होता है? लिफाफा। क्या है? पत्र किसमें बंद होता है? लिफाफा में। किसमें बंद होता है? लिफाफा में। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? लिफाफा। ठीक है, बाकी सब बेईमानी है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि रिमेम्बरिंग, क्या लिखा हुआ है? रिमेम्बरिंग। तो जरा देखो, REMEMBERING, ये लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब कह रहा है का प्रयोग करके कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? देखिए पहले से तुलना करते हैं। एन है, इसमें है, ई है, जी है, आर है, ओ नहीं है, यानी कि ये वाला तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ शब्द देखने हैं कि इसके सभी शब्द इससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ए इसमें कहीं पे दिख रहा है, ए कहीं पे नहीं है, यानी कि ये पहले ही नहीं बनाया जा सकता है। आर है, ए है, ए तो है ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो, इसमें जी है, आर है, डबल ई है और एन भी है। ठीक है, यानी कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ग्रीन शब्द इससे बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? डी, यानी कि आपका इससे जो अक्षर है वो क्या बनाया जा सकता है? ग्रीन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो आज का ये जो हमारा अभ्यास है वो आज आपकी समाप्त होती है, और आशा है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इन सवालों को अवश्य करिए, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।